हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 विषय गणित कक्षा 10वीं का हल करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सही विकल्प चुनिए। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a इंटू बी यानी कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 64 और HCF AB इक्वल टू 16 है। तो LCM a इंटू बी बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 32 एंड ऑप्शन नंबर डी 256। तो इसके लिए वही फॉर्मूला हमारा होता है क्या? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट दो नंबरों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। इससे हम निकाल लेंगे। तो क्या है, हमको LCM निकालना है और HCF हमें दिया है, कितना दिया है HCF 16 और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है 64। तो यहाँ से LCM इज इक्वल टू 64/16 जब आपका हो जाएगा तो LCM आ जाएगा आपका 16 4 जा 64। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा हो तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का मान होगा। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a होती है। 3 नंबर, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा? मतलब 54 कौन सा पद होगा ये हमको निकालना है। 6, 12, 18 ये हमारी AP दी है 6, 12, 18। तो इसका कौन सा पद 54 होगा? तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे A है 6 और D है आपका 12 - 6 मतलब कि ये भी आपका 6 है। तो 54वां पद मतलब कि A 54 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A प्लस क्या हो जाएगा? 54 - 1 मतलब कि 53, सॉरी n-1 निकालना है हमको, D की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 54, A की वैल्यू 6 प्लस n-1 इंटू 6। तो 54 - 6 इज इक्वल टू n-1, ये 6 पे आ जाएगा। तो 54 - 6 कितना हो जाएगा? 48। 6 8 जा 48 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू 8 + 1 9 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि 9वां पद। 5वां, 8वां, 9वां, 6वां। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 9वां हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ABC में AB बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। हमको क्या निकालना है? कोण B का मान। AB 6 करनी 3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और क्या है? BC अपना है 12, BC 6 सेंटीमीटर है ना। तब कोण B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण B क्या है ये देखिए। अब हमारे पास में ABC दिया हुआ है, मान लो हमने ABC ऐसे बना लिया ABC। अब AB जो है वो कितना है? 6√3। AC कितना है? 12 और BC कितना है? 6। मान लो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो यह जाएगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये तो 12 की घात 2 144, 6 36 गुणित 3 धन 36, तो 144 बराबर 108 प्लस 36 तो 144 इज इक्वल टू, ये आ गया 144। इसका मतलब ये क्या है? अपना राइट हैंड ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या आएगा? कोण भी 90 अंश का आएगा आपका। 120, 60, 90 या 45, तो क्या जाएगा? 90।
अब बोल रहा है आपको दो बिंदुओं ए x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी है, दूरी का सूत्र। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी इजिकल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, या फिर ए बी इजिकल टू x2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 का स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या फिर x2 प्लस x1 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या होता है दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहते हैं अंडर रूट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। द्विघात समीकरण के विवेक्तर का सूत्र है डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो हम क्या रख देंगे, n की जगह पे 1 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 + 2 इंटू 1, तो 3 + 2, तो 3 + 2 कितना जाएगा 5, हमारा आंसर आ जाएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। उनका अनुपात सदैव समान होता है। क्या होता है, समान होता है। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खाली स्थान होगा 45 अंश। चलिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ 1 और स्तंभ बी। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा अपना, कॉसेक स्क्वायर थीटा पहला, सेक थीटा दूसरा, यह आ जाएगा 1/cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और असंभव घटना की प्रायिकता 0। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मतलब कि धनात्मक मतलब डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी 0 से, तो विभक्तर का मान क्या हो। आंसर हमारा हो जाएगा वास्तविक। सेकेंड है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, क्योंकि यदि छोटा भी वर्ग बनाया आपने और बड़ा भी वर्ग बनाया तो क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। जैसे कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा इसे एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है। बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके किसके, 1, 4 और 3,2 के। तो 1, 4 के बीच के बिंदु मतलब कि 1 + 3/2 और 4 + 2/2, तो यह जाएगा 4/2 और यह जाएगा 6/2, तो यह जाएगा आपका 2 और यह जाएगा 3। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2, 3, इसका आंसर हो जाएगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2LB + BH + HL। ठीक है, नेक्स्ट 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक क्या देखने, सबसे पहले तो देख लीजिए कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। मतलब 7 जो है 3 टाइम आ रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। सत्य असत्य लिखिए। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे।
क्या आ जाएगा इसका आंसर? सत्य आ जाएगा। श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है, असत्य। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ अवनमन कोण बनाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। एक किनारे पर मतलब ऐसी पेंसिल बनती है, ऐसी शंकु और बेलन का क्या होता है? संयोजन होता है, सत्य। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 × 11 प्लस × 13 प्लस 13 और 7 × 6 प्लस × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये हमने सॉल्व किया है सेट नंबर डी के क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप वहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। संख्याएं 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। ये रहा आपका 5005। इसको सबसे पहले आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से। ये 7 से जाएगा 143 टाइम। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से, ये जाएगा 13 टाइम। और फिर ये डिवाइड होगा 13 बन जा 13। तो इस तरीके से 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें बोल रहा है संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6, 72 और 120 का, 6, 72 और 120 का। तो ये 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 36 टाइम, 18 टाइम, 9 टाइम और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। ये 2 से 60 टाइम, 30, 15, 3 से 5 टाइम, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से आप 6 के 2 3 मल्टीपल्स, 72 के 2 2 2 3 3 120 के 2 2 2 3 5। तो ये 2 तो एक कॉमन आ गया और बाकी सबको आप लिख लेंगे, ठीक है। 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 3 5 3। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके और में देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है सेट सी के क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप इसे वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या है? x² - 2x - 8। तो यह जाएगा आपका 4 2 जा 8। x² - 4x + 2x - 8। तो यहाँ से x कॉमन, x - 4 अंदर, प्लस 2 कॉमन, x - 4 अंदर। तो हमारा आ जाएगा x - 4 और x + 2। तो इसके जब आप जीरोज़ निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो x - 4 = 0, सो x = 4। सेम कंडीशन x + 2 = 0, सो x = -2। तो ये दो हमारे जीरोज़ शून्यक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योगफल अल्फ़ा + बीटा कितना है? -3 और अल्फ़ा × बीटा कितना है? 2 है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। तो x² -3x, तो माइनस प्लस 3x + 2 = 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके और में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है?
देखिए ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसको हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू तो आ गई 1, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है ए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि बी सी अपॉन ए मतलब कि सी अपॉन 2 इजिकल टू ये तो आ जाएगा आपका इसका 0। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या कारण सहित बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगी px के शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि जो आपकी रेखा y बराबर px है, क्या लिखेंगे इसमें आंसर इसका लिखोगे यहाँ शून्य है, 0 है, क्योंकि y बराबर px एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, किसी भी बिंदु में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोलता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में इस रूपों से व्यक्त कीजिए। चलिए, तो माना आफताब एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष और y वर्ष है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 इजिकल टू y माइनस 7। तो उसने बोला है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना रह जाऊंगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 7 इजिकल टू 7y माइनस 49। तो यह आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इजिकल टू 0, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आगे उसने बोला है कि कितने बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसकी x प्लस 3 हो जाएगी और इसकी भी y प्लस 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 गुना। तो x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 इजिकल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। ये 2 समीकरण आ गए, इनको अब हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राफ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी x y की, यहाँ पे आप रखोगे 0 तो x की ये 6 मिल जाएगा, 7 रखोगे तो 7 मिल जाएगा। वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए, यहाँ पे x और y 0 रखोगे तो -2 मिलेगा और 6 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ इसका मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों मतलब कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसा कोई समीकरण आपको लिखना है। तो इसके लिए आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ एक समीकरण 2x प्लस वाई इजिकल टू 160 एंड 2x प्लस वाई इजिकल टू 150। तो इस तरीके से यदि आप इस समीकरण पे मान रखेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक ग्राफ क्या होगा, आपका समांतर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड विधि से समीकरण करनी 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। चलिए हम हल करते हैं। क्या दिया है हमें, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। तो इसको हल करने के लिए यहाँ आ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल देंगे तो यह जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ से √2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा √2x प्लस
5 इजिकल टू 0। तो √2x प्लस 5 1 ब्रैकेट पे और सेकेंड ब्रैकेट पे x प्लस √2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/√2 माइनस के साथ में, और x इजिकल टू -√2। ये दो हमारे आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू निकालना पड़ेगा 2x² प्लस kx प्लस 3 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू है 3। तो b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। तो b² मतलब कि हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इजिकल टू 0। k² इजिकल टू 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो k² इजिकल टू 4 छिंग 24 होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, तो यह जाएगा k की वैल्यू 2√6। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -21, 81 है। तो -81 आपको निकालना है कि कौन सा पद -81 है। तो -81 बराबर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 - 21, 18 - 21, 18 19 20 21 -3 यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी। तो यह आ जाएगा -81 -21 अपॉन 3 -3 इजिकल टू n-1। तो कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10 बटे -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो n-1 कितना जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 प्लस 1 इजिकल टू n। तो n इजिकल टू 35 पद का मान -81 होगा। श्रेणी 7 13 19 -10 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि n आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 205 आपका इधर आ जाएगा, a की वैल्यू 7 प्लस n-1 और d कितना आ जाएगा आपका 13 - 7। तो यह जाएगा कितना 6। ठीक है, 6 आ गया। 205 - 7 अपॉन 6 इजिकल टू n-1। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बच गया 9, 1 n-1। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 33 इजिकल टू n-1। तो n इजिकल टू 34 आपका आंसर इसका आ जाएगा, मतलब 34वां पद। अब आपको दिया है आकृति, क्वेश्चन नंबर 13 पे। आकृति में DE समांतर है BC के, EC का मान ज्ञात कीजिए। तो EC का मान ज्ञात करना है तो आपको रेखाएं किस में दी हैं, अनुपात में दी हुई हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा इसमें, AD अपॉन BD इजिकल टू AE अपॉन EC। तो AD की वैल्यू 1.5 और BD की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1 है और ये आपको निकालनी है। तो क्या आ जाएगा ये 15/30 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/EC। ठीक है, ये तो 15 दूनी 30, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो EC इजिकल टू 2 सेंटीमीटर आपका इसका यहाँ का आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दिया है वे DE समांतर BC है, EC का मान ज्ञात करना है। वैसे ही आगे बढ़ेंगे। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR प्रक्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। यदि PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2/4 सेंटीमीटर है, तब बताइए कि EF समांतर है QR के, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या करना है, यदि दोनों जैसे कि ये एक थेल्स का प्रमेय है। थेल्स के प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों तरफ के अनुपात समान आते हैं। यदि दोनों तरफ के अनुपात समान आ जाएंगे तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, नहीं तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज बनाया PQR। अब PQ और PR के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु E, इसका मध्य बिंदु F, ये है। ठीक है, अब इसके बिंदु दिए हुए हैं। PE के दिए 3.9, EQ की वैल्यू दी है 3, PF की वैल्यू दी है 3.6 और FR की वैल्यू दी है 2.4। तो अब इसको अनुपात में लिखेंगे, 3.9/3 बराबर 3.6/24। तो ये तो 39/30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36/24। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अब यह आ जाएगा 3 धाम 30 और ये 13,
तो ये देखिए आप दोनों तरफ बराबर नहीं है, अतः EF समांतर नहीं है QR के। यदि ये दोनों तरफ बराबर आ जाता तो ये समांतर हो जाता, और यहाँ पे दोनों तरफ बराबर नहीं आया है इसलिए ये समांतर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। X और Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि XY बिंदु Y1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो इसमें समदूरस्थ होने की शर्त जो होती है x-7 का स्क्वायर, और मतलब दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे x और y। तो x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम पूरा एक साइड पे लेकर जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में बचेंगे एक्स वाली टर्म, तो -7x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 50 माइनस 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 34 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको प्लस माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके और का क्वेश्चन देख। बिंदुओं ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम दूरी का सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x2 कितना हो जाएगा हमारा -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो ये तो बच जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ये भी बच जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 अंडर रूट 32 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin a इज इक्वल टू 3/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin a की वैल्यू दी है 3/5, sin a इज इक्वल टू 3/5, तो आपको निकालनी है tan a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्या होता है sin a, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोथेनियस। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोथेनियस दी हुई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोथेनियस दिए 5, बेस कितना निकालना है, बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेस आ जाएगा अपना 4। तो जब अपना बेस 4 आ गया तो अपने को पता है tan a का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना आया 4, तो 10 की वैल्यू कितनी जाएगी 3/4 वैल्यू इसकी आ जाएगी। चलिए इसके और में देखते हैं। यदि tan a इज इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश है। तो यदि हमारे पास में tan a प्लस tan b की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, देखिए tan a इज इक्वल टू cot b, तब हमको सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, tan a इज इक्वल टू tan cot b को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब b, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 90 प्लस 90 माइनस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए और इसके आगे बढ़ते हैं। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभावित घटनाएं कितनी होती है, संभावित घटना 2 होंगी, क्या, हेड और टेल की। अब टेल की प्रायिकता, ठीक है, हेड या टेल की, तो कितनी हो जाएगी 1।
ठीक है। टेल की घटनाएं, संभावित घटनाएं या यादृच्छिक घटना, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 1/2। वैसे टेल की, वैसे ही हेड की भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। यदि PE = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो PE कितना दिया हुआ है आपको, PE दिया है 0.05। तो इसका सूत्र होता है PE + PE0 = 1। तो हम क्या कर देंगे, इससे PE0 की वैल्यू निकालनी है, तो PE0 = 1 - PE हो जाएगा आपका। तो PE0 = 1 - 0.05। तो PE0 की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने का तरीका, आप ऐसे 1.00 लिखेंगे, उसके नीचे 0.5 लिखेंगे। तो ये 10 - 5 हो जाएगा 5, यहाँ बच गया 9 और ये हो गया 0। तो ये आ जाएगी आपकी 0.95, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा लाल है, नीला है, ठीक है। लाल और नीले की निकालना है। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे बक्से में कुल गेंदें, 3 2 5 और 4 9। कुल कितनी गेंद हो जाएंगी, कुल गेंदें बराबर 3 धन 2 धन 4 बराबर 9 गेंद, ठीक है। अब किसकी निकालना है, लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की घटनाएं, लाल की घटनाएं कितनी हो जाएंगी, लाल कितनी है, जितनी लाल है उतने ही बार आप निकाल सकते हो, 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/9। वैसे ही पूछा है नीली, तो नीली की घटनाएं कितनी हो जाएंगी, नीली कितनी है, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी 3/9, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और पे, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। 20 बल्ब हैं, कुल बल्ब बराबर 20, कुल बल्ब कितने हैं 20, खराब 4, अच्छे 20 - 4 मतलब कि 16। अब इसने बोला है कि इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब की प्रायिकता खराब बल्ब की, खराब बल्ब तो 4/20 मतलब कि 1/5, ठीक है। आगे देखते हैं, 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसके लिए क्या कर लेंगे, माना AB चिमनी है, क्या है, AB चिमनी है, ठीक है। ऐसे एक AB हमने बना लिया जो है चिमनी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि चिमनी है और CD प्रेक्षक है, ये CD एक प्रेक्षक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोण ADE, ठीक है, यहाँ से ADE, ठीक है, ये जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण कितने का रहेगा, उन्नयन कोण है और E 90 अंश है, ठीक है। यहाँ से ADE जो बनेगा, जो कोण बनेगा वो 90 अंश का है और वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है आपका, यहाँ से इसकी दूरी हैगी आपकी, ठीक है। तो देखिए अब मानो कि AB चिमनी है और ADE चलिए शुरू से देखते हैं इसका सॉल्व। ये है AB, ठीक है, एक चिमनी, और ये CD एक प्रेक्षक है। तो CD जब प्रेक्षक है तो CD जो प्रेक्षक है उसकी हाइट है 1.5 की, ठीक है। और जब CD देखेगा तो उसकी आँखों से बनेगा एंगल, ठीक है, आँखों से एंगल बनेगा। तो आँखों से वो जब एंगल बनाएगा तो इसकी हाइट जो है, इसके पैरेलल जो रहेगा पॉइंट, वो यहाँ पे नीचे रहेगा और ये चिमनी रहेगी, ठीक है। यहाँ से एक डिस्टेंस रहेगी और यहाँ से एक डिस्टेंस रहेगी। तो ये D, ये इतना पार्ट नीचे का रहेगा 1.5 मीटर का, सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये जो कोण बनेगा कहाँ से बनेगा, ठीक है।
तो ये अपना ए बी प्रेक्षक है और ये है ई एक पॉइंट है जहाँ से ये पूरी की लंबाई रहेगी 1.5 की। ठीक है, तो अब हमको मानना है कि जो ए बी है वो ए बी जो है ये पूरा की पूरा ए बी चिमनी जो है वो ए ई और इसके प्लस रहेगा 1.5 के, ए ई और 1.5 के बराबर रहेगा ये। और डी ई जो है वो डी ई जो है नीचे वाला वो रहेगा आपका सी बी के बराबर जो रहेगा 28.5 के। तो अब हम लगा देंगे 1045। 1045 में ए ई अपॉन डी ई लगा देंगे तो 1045 की वैल्यू होती है 1, ए ई डी ई की वैल्यू है हमारी अभी हमने लिखा था 28.5। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू हो जाएगी 28.5 और चिमनी हमने माना है 28.5 धन 1.5। तो यह जाएगी 30 मीटर की हमारी चिमनी आ जाएगी। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 60 अंश से घटकर 30 अंश होता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है और ये उसकी 60 अंश का कोण है, तो ये x दूरी पे है और फिर कोण 30 अंश का होता है तो 40 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 40 मीटर की दूरी पे रहती है तो 30 अंश का कोण बनाती है और जैसे जैसे एंगल उसका 60 डिग्री हो गया तो वो इसकी तरफ बढ़ गई। तो अब हम सबसे पहले इस एंगल पे, इस ट्राइंगल पे हम क्या कर देंगे? 1060 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको सी डी मान लिया तो हम क्या कर देंगे? 1060 लगाएंगे h अपॉन x। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो 1060 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा √3 = h अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा h = x √3। अब हम लगा देंगे 1030। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल पे ये 1030 लगाएंगे तो 1030 पे h अपॉन ये हो जाएगा पूरा अपना यहाँ से बेस 40 + x। तो यहाँ पे हम यहाँ से क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे तो 1030 = क्या हो जाएगा? h यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या? x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √3। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 40 + h अपॉन √3 और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 = h अपॉन 40 + h अपॉन √3। ये अपना इधर आ जाएगा 40 + h अपॉन √3 = h √3। ठीक है, इसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो यह आ जाएगा 40 √3 + h और ये √3 इधर जाएगा तो 3h। तो 40 √3 = 2h। सो h = 20 √3 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास में? 20 √3 इसकी हाइट आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए ये हमारा हो जाएगा वृत्त का केंद्र O, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और क्या है? 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। तो आपको इसकी क्या करना है? त्रिज्या आपको निकालनी है ये वाली। तो क्या करेंगे हम इसमें? ये देखिए समकोण बना रहा है, तो समकोण बना रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग AO का स्क्वायर = AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर = आपका ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो 25 - 16 = PO का स्क्वायर। तो 9 = PO का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? PO आ जाएगी कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या ये OP कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर यहाँ से हमको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का और है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये क्वेश्चन हमने सी पे भी किया है और सेट डी में भी किया है, आप वहाँ से इसे देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ ABCD भुजा क्या है?
14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। उसके अंदर 4 छोटे छोटे आपके वृत्त बने हुए हैं और इन वृत्तों के बीच में जो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे और ये 4 वृत्त के जो क्षेत्रफल हैं वो निकलेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर की है। तो आपको पता होगा कि ये जो वर्ग के अंदर ही आ रहे हैं, तो यदि आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये भी आपकी क्या है, 14 सेंटीमीटर की। यदि आप इसको लें तो इतना जो है ये हाफ 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, जिसको हाफ करेंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग ऋण 4 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो भुजा का वर्ग मतलब कि 14 की घात 2, ठीक है, बराबर 14 की घात 2 बराबर 4 गुणित 22/7 और आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 7/2। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे 7/2 होगा। ये देखिए यहाँ से ये आधा आ जाएगा ना, तो 7/2 इसकी त्रिज्या हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 14 स्क्वायर मतलब कि 196। ये 7 से 7 कट और ये 4 कट, 96 माइनस ये हो जाएगा 154। तो 154 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग निकल जाएगा, ये वाला। अब आगे है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। पहिया कितने चक्कर लगाता है ये हमको निकालना है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, 10 मिनट दिया है और ये 66 किलोमीटर दिया है। तो 10 मिनट में कार की दूरी, कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर 10/60 गुणित 66। तो यह जाएगा 11 किलोमीटर, जिसको 11,000 मीटर हम ले लेंगे। और माना कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है, चक्करों की संख्या बराबर n है, ठीक है। तो पाई d मल्टीप्लाई n बराबर चली गई दूरी। तो ये आ जाएगी 22/7 d 80/100 इंटू n बराबर 11,000। तो यहाँ से n हमारा आ जाएगा 11,000 गुणित 7 गुणित 100 बटे 22/80। ये कट आपका 11 एकम 11, ये 100 बार 1000 बार, 11 दूनी 22 और ये 2 पंचे 10। तो इस तरीके से आप जब इसको मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो यह जाएगा 4375 चक्कर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। रेखिक युग्म समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म x + 3y = और दूसरा है 2x - 3y = 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल की। चलिए तो समीकरण 1 से x = 6 - 3y हमारी वैल्यू हो जाएगी, जिसको समीकरण 2 पे रखेंगे तो 2 गुणित 6 ऋण 3y बराबर 12। 2 × 12 ऋण 2 × 6y ऋण 3y बराबर 12। तो यह आ जाएगा 12 में से 12 तो कट जाएगा, ये 9y = 0 तो y = 0। अब y की वैल्यू समीकरण 1 पे रखेंगे तो x + 3y = 6। तो x = आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 और 0 इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका और का क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हल करेंगे। माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x - y = 26 समीकरण 1 और पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, x की जगह पे कितना रख देंगे 3y। 3y - y = 26
2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। एक संख्या आ गई 13 और दूसरी संख्या यहाँ पे हम वैल्यू रख के निकाल लेंगे, दूसरी संख्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, सो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, सो x इज इक्वल टू 39 दूसरी संख्या आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस गोले की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार की है। ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी आकार की त्रिज्या है। इसकी जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, इसके ऊपर है, और इस पूरे खिलौने की ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5, मतलब कि 12 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, बराबर अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों का प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा। तो L निकलेगा अपना 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर होके। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और प्लस ये हो जाएगा 42.24 होता है, 25 होता है ये 12.25। तो इससे आ जाएगी 100 अपनी 12.5 इसकी L की वैल्यू आ जाएगी। तो ये L की वैल्यू आ गई। अब हम इसका फॉर्मूला लगाए हैं, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, अपने जब वैल्यू रखेंगे आप इसमें, तो इसमें फॉर्मूला रखेंगे πr/L ये शंकु का होता है प्लस 2πr² ये गोले का होता है। तो 22/7 प्लस मल्टीप्लाई 3.5 मतलब कि 7/2 रख दें यहाँ पे, इजी हो जाएगा। और ये 25/2 मतलब 12.5 को हमने लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कट हो जाएंगे आपके कुछ चीज़ें, यहाँ से एक 7 कट हो जाएगा, एक 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 275/2 प्लस 77। इसको LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे तो 275 प्लस 154/2, तो ये आ जाएगा 429/2 इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, ये देखिए ये अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी ऊंचाई है 10 और त्रिज्या है 3.5। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ठोस का आप पूरा चित्र से लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले क्या प्लस 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों के सूत्र लिख लेंगे। तो इसका तो होता है 2πrh प्लस 2 × 2πr²। तो आपको देखिए 2πr हमारा कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल के 2πr को कॉमन निकाल के h प्लस 2r कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 22/7, r है 3.5, h है 10 प्लस 2 × 3.5।
इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो 22 इंटू 17 इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके और में देखते हैं। किसी स्कूल की कक्षा X में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर पे 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इस टेबल को सीधे में बना लेना है। तो एक कॉलम हमारा रहेगा प्राप्तांक का और दूसरा कॉलम रहेगा हमारा विद्यार्थियों की संख्या का। ये आ जाएगा प्राप्तांक और ये आ जाएंगी विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो प्राप्तांक कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी है 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। इस तरीके से इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी थी प्राप्तांक और विद्यार्थी की संख्या लिख लिए। इसका समेशन FI 30 हो जाएगा और वैसे ही हम FI XI निकाल लेंगे इन दोनों का गुणा करके। और इसका हम सम जब निकाल लेंगे, FI XI कैसे निकालते हैं, ये हो जाता है XI और ये हो जाता है FI। तो दोनों का गुणा करके हमने निकाला तो ये हम इनका प्लस निकालेंगे तो 1689 हो जाएगा। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य का सूत्र है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो 1689 अपॉन 30 तो 56.3 हमारा यहाँ पे माध्य आ जाएगा। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों से प्राप्त किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्य की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप है और परिवारों की संख्या है। बहुलक हमें ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको चुन लेंगे क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो यह आ जाएगा हमारा F1 की वैल्यू, यह आ जाएगी F0 की वैल्यू, यह आ जाएगी हमारी F2 की वैल्यू, यह आ जाएगा हमारा L और H कितना आ जाएगा 2 हमारा आ जाएगा। तो ये सारे मान को हम सूत्र पे रखते हैं। चलिए तो ये हमारा L, F1, F0, F2 और H है और ये हमारा सूत्र है। मान रखते हैं, L की वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू है 3 प्लस F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 और F2 की है वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 माइनस 7 माइनस 2 9 माइनस माइनस प्लस हो गया है वहाँ पर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 2 2 जब 4 अपॉन 5 LCM ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5 3 जब 15 प्लस 4 अपॉन 5 तो यह आ जाएगा 19 अपॉन 5 जो कट होने पे हो जाएगा 5 3 जब 15 पॉइंट यहाँ पे बच गया 4 8 3.8 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सेट नंबर A के। थैंक यू।